दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि निकोला टेस्ला इतिहास के सबसे महान इन्वेंटर थे, लेकिन फिर भी उन्हें वो सम्मान कभी नहीं मिल पाई जो हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और राइट ब्रदर्स जैसे इन्वेंटर्स को दी जाती थी। टेस्ला के आविष्कार हमेशा वक्त से आगे होते थे, लेकिन दुर्भाग्य से लोगों को ये बात उनके मरने के बाद समझ आई। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतना बड़ा इन्वेंटर होने के बावजूद भी टेस्ला ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन अकेले रहते हुए एक होटल के रूम में बिताए थे, और जब उनका देहांत हुआ तो वह पूरी तरह कर्जे में डूबे हुए थे। अब सवाल आता है कि आखिर इतने बड़े और महान इन्वेंटर की जिंदगी का अंत आखिर इस तरह से क्यों हुआ। दोस्तों, इसी सवाल का जवाब हम आज की हमारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, निकोला टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 के दिन क्रोएशिया के अंदर स्मिलियन नाम के एक छोटे से टाउन में हुआ था। जिस समय उनका जन्म हुआ तब उस टाउन में बेहद तेज तूफान आ रहा था और आसमान में बिजली चमक रही थी। टेस्ला को पैदा करवाने वाली दाई ने उनका जन्म होते ही कहा कि ये बच्चा दुनिया में अंधकार फैलाएगा। इस पर उनकी मां ने जवाब देते हुए कहा कि नहीं, ये दुनिया को प्रकाश से रोशन कर देगा। हालांकि उस समय उनकी मां को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उनका ऐसा कहना हकीकत में सच हो जाएगा। दोस्तों, टेस्ला जब 5 साल के हुए तो उनके बड़े भाई का एक घोड़े से गिरकर देहांत हो गया। वो अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, जिसके चलते वे उसकी मौत का सदमा जिंदगी भर भूल नहीं पाए। दोस्तों, टेस्ला को बचपन से ही अजीब अजीब तरह के चमकते हुए विजन्स नजर आते थे, जिनकी वजह से उन्हें ये तय करने में काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती थी कि उन्हें नजर आने वाली कौन सी चीज असली है और कौन सी चीज काल्पनिक। शुरुआत में वो इन विजन्स से काफी ज्यादा परेशान रहते थे, लेकिन बाद में यही विजन्स उनके इन्वेंशंस में काफी मददगार साबित हुए, क्योंकि इन विजन्स की वजह से ही वो अपना कोई भी इन्वेंशन करने से पहले उसके एक्सपेरिमेंट को अपने दिमाग में ही परफॉर्म कर पाते थे। दोस्तों, टेस्ला को शुरुआत से ही इन्वेंशन करने का शौक था और इसका पूरा श्रेय वो अपनी माँ को देते थे। असल में उनकी माँ ड्यूका मांडिच को अपने खाली समय में घर के अंदर इस्तेमाल होने वाली छोटी छोटी चीजों को इन्वेंट करने का शौक था, और इसके साथ ही उन्हें फोटोग्राफिक मेमोरी का वरदान भी हासिल था। यानी किसी भी चीज को एक बार देखने के बाद वो उसको फिर कभी नहीं भूलती थी, और यही खासियत टेस्ला में भी थी, जो असल में उन्हें उनकी माँ से ही मिली थी। टेस्ला के पिता एक पादरी थे और वे उन्हें भी अपनी तरह एक पादरी बनाना चाहते थे, लेकिन दोस्तों, टेस्ला का इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग में था। बताया जाता है कि 17 साल की उम्र में टेस्ला हैजा की बीमारी से पीड़ित हो गए थे और उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि उनके बच पाने के चांसेस बहुत कम नजर आ रहे थे। उस समय उनके पिता ने उनसे वादा किया कि अगर वो ठीक हो गए तो वे उनका एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में जरूर करवाएंगे। ठीक होने के बाद वे पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रिया गए, जहां उन्होंने टेक्निकल कॉलेज ऑफ ग्रास में एडमिशन ले लिया। असल में दोस्तों, टेस्ला का दिमाग शुरुआत से ही काफी ज्यादा तेज था। वो कैलकुलस की मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन को अपने दिमाग में ही सॉल्व कर देते थे। अब यूँ तो उनके कॉलेज की शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन फिर भी वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। दरअसल दोस्तों, उन्हें जुआ खेलने की लत लग गई थी, जिसके चलते उन्होंने कॉलेज को बीच में ही छोड़ दिया था। इस जुए की लत की वजह से उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि उन्हें बुडापेस्ट की एक टेलीफोन कंपनी के अंदर इलेक्ट्रीशियन की नौकरी करनी पड़ी। दोस्तों, एक दिन वो खाली समय में एक पार्क के अंदर टहल रहे थे कि तभी अचानक उनके दिमाग में अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी के जरिए बिजली बनाने का एक नया आइडिया सूझा। उस समय उन्हें खुद भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उनका ये इन्वेंशन दुनिया को बदल कर रख देगा। इसके बाद साल 1882 में टेस्ला पेरिस शहर में सेटल हो गए और वहाँ पर थॉमस एडिसन की इलेक्ट्रिक कंपनी की एक ब्रांच में नौकरी करने लगे। शुरुआत में इस कंपनी के अंदर उनका काम सिर्फ इंडोर लाइट लगाने का हुआ करता था, लेकिन कुछ ही समय में उनकी काबिलियत को देखते हुए कंपनी के मैनेजर ने उन्हें डायनमो और मोटर्स के डिजाइनिंग के काम पर लगा दिया था। इसके बाद साल 1884 में टेस्ला को न्यूयॉर्क शहर में स्थित एडिसन मशीन वर्क्स कंपनी के अंदर एक जॉब ऑफर की गई, जिसको उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया। दोस्तों, शुरुआत में एडिसन और टेस्ला दोनों ही एक दूसरे की काबिलियत से काफी प्रभावित थे और दोनों एक दूसरे की बहुत इज्जत भी करते थे, लेकिन एक दूसरे की तारीफ और इज्जत करने का ये सिलसिला ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाया और ये दोनों एक दूसरे के कट्टर विरोधी बन गए। दरअसल ये दोनों इन्वेंटर इस बात पर एक दूसरे से असहमत थे कि इलेक्ट्रिसिटी को किस तरह से कंटेन और डिलीवर किया जाना चाहिए। एडिसन इसके लिए डायरेक्ट करंट यानी डीसी को प्रेफर करते थे,
जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज सिर्फ एक ही दिशा में फ्लो करता है, जबकि टेस्ला इसके लिए अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी को बेस्ट मानते थे, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज अपनी दिशा हर समय बदलता रहता है। असल में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को मेंटेन रखने के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज का दिशा बदलते रहना जरूरी है, क्योंकि ऐसा करके ये आउटलेट को ओवर पावर नहीं करता, जिसका मतलब ये है कि पावर को ज्यादा लंबी दूरी तक ट्रांसमिट किया जा सकता है। यही वजह है कि घरों और बड़े डिवाइसेस को अल्टरनेटिंग करंट के द्वारा ही पावर दी जाती है, जबकि डीसी का उपयोग कम वोल्टेज वाले डिवाइसेस को पावर देने में किया जाता है, जैसे बैटरी चार्ज करना और फ्लैश लाइट जलाना। दोस्तों, एडिसन खुद भी इस बात को जानते थे, लेकिन फिर भी वो एसी का विरोध करते थे। दरअसल उन्हें इस बात की फिक्र थी कि यदि एसी चलन में आ गया तो इससे डीसी की सेल्स पर काफी फर्क पड़ेगा, और चूंकि डीसी के सभी पेटेंट्स एडिसन के पास थे, तो ऐसा होने पर सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं का होने वाला था। इस पूरी बहस का नतीजा ये हुआ कि टेस्ला ने एडिसन की कंपनी छोड़ दी और साल 1885 में अपनी खुद की इलेक्ट्रिक कंपनी को शुरू कर दिया। हालांकि इन्वेस्टर्स के ना मिल पाने के कारण टेस्ला की ये कंपनी बंद हो गई, जिसमें उन्हें अपने सभी पेटेंट से हाथ धोना पड़ा। इस कंपनी के बंद होने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उन्हें सरवाइव करने के लिए मजदूरी तक का काम करना पड़ा था। लेकिन दोस्तों, कुछ समय बाद ही उनकी किस्मत एक बार फिर से बदली। दरअसल हुआ ये कि साल 1887 में टेस्ला ने एक इंडक्शन मोटर को इन्वेंट किया था, जो कि अल्टरनेटिंग करंट पर चलती थी। ये उस समय इलेक्ट्रिसिटी को मैकेनिकल पावर में बदलने का सबसे कारगर तरीका माना गया था। उनकी इस इन्वेंशन की वजह से जॉर्ज वेस्टिंगहाउस का ध्यान पहली बार उनकी तरफ आकर्षित हुआ। असल में वेस्टिंगहाउस एडिसन के डीसी करंट से मुकाबला करने के लिए अपना खुद का एक अल्टरनेटिंग करंट सिस्टम बना रहे थे, और उनको लगा कि टेस्ला की ये मोटर ही वो कंपोनेंट है जो उनके इस करंट सिस्टम को कंप्लीट कर सकती है। इसलिए उन्होंने टेस्ला से $60,000 कंपनी के कुछ स्टॉक्स और कुछ रॉयल्टीज के बदले इस मोटर का लाइसेंस अपनी कंपनी के नाम करवा लिया। इसके अलावा वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला को अपनी कंपनी में एक कंसल्टेंट के तौर पर हायर कर लिया, और इस कंपनी में टेस्ला की सैलरी $2,000 प्रति माह तय की गई, जो आज के समय के $50,000 के बराबर है। इस तरह दोस्तों, एडिसन और टेस्ला के बीच एक लड़ाई शुरू हो गई, जो कि बहुत लंबे समय तक चलती रही। एडिसन टेस्ला के अल्टरनेटिंग करंट को नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। यहाँ तक कि उन्होंने इस करंट से जानवरों तक को टार्चर किया था, ताकि लोगों को ये बात समझ आ जाए कि अल्टरनेटिंग करंट कितना ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन एडिसन की लाख कोशिश करने के बावजूद भी टेस्ला और वेस्टिंगहाउस लगातार आगे बढ़ते रहे, जिसका नतीजा ये हुआ कि साल 1893 में शिकागो के अंदर वर्ल्ड्स कोलंबियन एक्सपोजिशन नाम के एक विशाल मेले को पावर देने के लिए टेस्ला के अल्टरनेटिंग करंट को चुना गया। असल में ये दुनिया का पहला ऐसा मेला था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाना था, और टेस्ला ने उस मेले को इस तरह से जगमगाया कि उन चमचमाती हुई लाइट्स को देखकर सभी लोगों को ये समझ आ गया कि भविष्य अल्टरनेटिंग करंट का ही है। इसके बाद टेस्ला को एक और बड़ी सफलता तब मिली जब उन्होंने नायग्रा फॉल पर दुनिया का पहला अल्टरनेटिंग करंट पावर प्लांट लगाया था। और दोस्तों, इस तरह लड़ाई में निकोला टेस्ला ने एडिसन को मात दे दी थी। वैसे इस लड़ाई में भले ही टेस्ला की जीत हो गई थी, लेकिन उनकी समस्याएं अभी खत्म नहीं हुई थी। दरअसल वेस्टिंगहाउस की कंपनी काफी समय से नुकसान में चल रही थी, जिसके चलते कंपनी पर $10 मिलियन का कर्जा हो गया था। इस मुश्किल घड़ी में वेस्टिंगहाउस अपने दोस्त टेस्ला के पास गए और उनसे मदद मांगी। वेस्टिंगहाउस ने कहा कि अगर टेस्ला अपनी रॉयल्टीज को छोड़ दे तो कंपनी डूबने से बच सकती है। अपने दोस्त के मुंह से ये बात सुनकर टेस्ला ने कंपनी के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट फाड़कर फेंक दिया और अपनी $12 मिलियन की रॉयल्टीज एक सेकंड में छोड़ दी। कहा जाता है कि अगर टेस्ला उन रॉयल्टीज को ना छोड़ते तो वे उस समय दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और दुनिया के पहले बिलियनर बन सकते थे। लेकिन टेस्ला के लिए पैसों से कहीं ज्यादा वैल्यू उनकी दोस्ती थी। वे इस बात को समझते थे कि वेस्टिंगहाउस ने उनकी मदद तब की थी जब उनके पास कुछ भी नहीं था। इस रॉयल्टीज के बदले में वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला को $2,16,000 का भुगतान किया। इस रकम को पाकर टेस्ला फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए थे और उन्होंने अपने प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए न्यूयॉर्क में नई लैब बना ली थी। इसके बाद टेस्ला के इन्वेंशन का दौर शुरू हुआ और अपनी पूरी लाइफ में उन्होंने 300 से ज्यादा चीजों के पेटेंट्स अपने नाम किए। टेस्ला के उन इन्वेंशंस में नियॉन लाइट, टेस्ला टरबाइन, टेस्ला कोइल, एक्सरे और रिमोट कंट्रोल जैसी चीजें शामिल थी। साल 1898 में उन्होंने रिमोट कंट्रोल की मदद से एक छोटी सी बोट को पानी में चलाकर दिखाया था। ये आविष्कार अपने समय से इतना ज्यादा आगे था
कि इसको देखकर लोगों को ये किसी जादू से कम नहीं लगा। टेस्ला दुनिया के पहले रेडियो सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करने की तैयारी कर रहे थे कि तभी ना जाने किस तरह उनकी लैब में आग लग गई। इस आग में उनकी सदियों की मेहनत पूरी तरह बर्बाद हो गई और इसकी वजह से टेस्ला अगले 2 सालों तक रेडियो के पेटेंट के लिए अप्लाई नहीं कर पाए। दोस्तों, टेस्ला की तरह इटली के इन्वेंटर मार्कोनी भी रेडियो के इन्वेंशन पर काम कर रहे थे और साल 1901 में मार्कोनी ने टेस्ला के 17 पेटेंट का इस्तेमाल करके दुनिया का पहला रेडियो सिग्नल भेजा था। टेस्ला को मार्कोनी की उपलब्धियों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उन्हें गुस्सा तब आया जब 1904 में रेडियो के पेटेंट से उनका नाम हटाकर मार्कोनी का नाम लिख दिया गया। बताया जाता है कि इसके पीछे एडिसन का हाथ था, क्योंकि वो शुरुआत से ही मार्कोनी को फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे थे। दोस्तों, टेस्ला इस मामले को कोर्ट में भी लेकर गए, लेकिन उनके हक में फैसला तब सुनाया गया जब उनकी मौत हो गई। असल में वो दुनिया में एक ऐसी टेक्नोलॉजी लाना चाहते थे जिसके जरिए वायरलेसली मैसेज को भेजा और रिसीव किया जा सके। इस टेक्नोलॉजी को बनाने में उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी, लेकिन ये टेक्नोलॉजी अपने समय के हिसाब से बहुत ज्यादा आगे थी, इसलिए उन्हें अपने इस प्रोजेक्ट के लिए कोई भी इन्वेस्टर नहीं मिला और मजबूरी में उन्हें अपना ये ड्रीम प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा। इन दोनों घटनाओं का टेस्ला के मेंटल हेल्थ पर बहुत गहरा असर पड़ा था। साथ ही वो आर्थिक रूप से भी अब पूरी तरह बर्बाद हो चुके थे। इसलिए एक बार फिर उन्हें वेस्टिंगहाउस के लिए एक कंसल्टेंट के तौर पर काम करना पड़ा। इस नौकरी की बदौलत उन्हें रहने के लिए होटल का एक रूम मिला और सुबह शाम का खाना। बताया जाता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी 10 साल इसी होटल रूम में रहकर बिताए थे और जब उनकी मौत हुई तो वो भारी कर्ज में डूबे हुए थे। अब सवाल आता है कि इतना महान इन्वेंटर होने के बावजूद भी उनका अंत आखिर इस तरह से क्यों हुआ? असल में इसके पीछे का मुख्य कारण ये था कि टेस्ला कोई कैपिटलिस्ट या बिजनेसमैन नहीं थे। उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत से फैसले लिए जो एक बिजनेसमैन कभी नहीं सोचता है। उन्होंने कभी भी पैसों की परवाह नहीं की। उन्हें सिर्फ इंसानियत के लिए कुछ अच्छा करने की चिंता थी। वो दुनिया को बदलना चाहते थे और आज हम इस बात को यकीन से कह सकते हैं कि वो अपनी इस कोशिश में पूरी तरह कामयाब रहे। बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप अपने मनपसंद टॉपिक का सजेशन हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हम जरूर उन पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।